अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गुज़िश्ता कई महीने से इंडिया के अंदर किसान सड़कों पे आए हुए हैं मोदी सरकार के बनाए हुए उन लॉज के खिलाफ जो कि मोदी सरकार ने अपने बनिया सेठ बिजनेसमैन दोस्तों को फ़ायदा देने के लिए बना रखे हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि इन कवानीन की वजह से, इन लॉस की वजह से हम मुकम्मल तौर पर इन बनिया सेठों के रमो करम पे आ जाएंगे अपनी ज़मीन होने के बावजूद। और ये जो कवानीन है ये मुकम्मल तौर पर किसान विरोधी हैं बकौल इंडियन फार्मर्स के। कई महीने से किसानों का ये एहतजाज जारी है। सर्दी हो या गर्मी, किसान सड़कों पर नज़र आते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की हठ धर्मी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, गोदी सरकार तो मुकम्मल तौर पर बीजेपी के कंट्रोल में, इनको छोड़ दें, वहाँ पर तो आपको एक छोटे छोटे इश्यूज नज़र आएंगे। लेकिन आलमी मीडिया के अंदर ना ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हाल ही में जो मोदी साहब गए हैं ना अमेरिका, वहाँ पर भी इनको गांधी जी की अहिंसा की पॉलिसी, नॉन वायलेंस की पॉलिसी, इस पे लेक्चर दिया गया और ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस याद दिलाई गई हैं। क्योंकि अक्सर इंडियन मीडिया में, जैसे कि हमने कहा, वहाँ पे ये नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन इसके उलट आलमी मीडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों को यानी एक बहुत बड़ी कवरेज दी जा रही है इंडिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा, ये याद रहे कि इन्हीं ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस की वजह से मिडल ईस्ट के अंदर भी इस वक्त बैकआउट इंडियन प्रोडक्ट्स की एक मुहिम चल रही है ट्विटर पर, और वहाँ पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। अब जनाब 2 दिन पहले ये हुआ कि उत्तर प्रदेश, जो कि इंडिया का सूबा है, जो कि कुछ अर्सा पहले तक इसीलिए ख़बरों में रहा आलमी सतह पर कि वहाँ की पुलिस ने, जो कि मुकम्मल तौर पर बीजेपी की कंट्रोल्ड पुलिस बन चुकी है, यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ है, ये याद रहे, बीजेपी का एक अहम रुकन है। यूपी की पुलिस कुछ अर्से पहले तक आलमी सतह पर इसीलिए ख़बरों में थी क्योंकि एक ऊंची ज़ात का हिंदू था, उसको बचाने के लिए, यानी उसने एक दलित बच्ची का रेप किया था, उसको कत्ल किया था, फिर नीची ज़ात की हिंदू को, उसको बचाने के लिए यूपी की पुलिस ने उस बेचारी मासूम बच्ची की बॉडी को रात में खामोशी से जलाकर फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी थी उसको बचाने के लिए, उस बंदे को। अब ये यूपी पुलिस की जो है ना ये हालत है, आलमी मीडिया की जीनत बना हुआ था। अब वही सेम स्टेट एक और वजह से आलमी मीडिया के अंदर खबरों में है। हुआ ये है कि बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब के राइट हैंड हैं एक मंत्री वहाँ के, विजय मिश्रा। विजय मिश्रा का एक बेटा था, यानी ये कोई बड़ा एक ओहदा नहीं रखता, बस मिनिस्टर का बेटा है। ज़रा दादागिरी देखें आप। विजय मिश्रा का बेटा लखनपुर के इलाके में, वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे किसान, लखनपुर के इलाके में, गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर। निहत्थे किसान रोड पर ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि इंडिया के कानून के हिसाब से उनको इजाज़त है, बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। 4 किसान मौके पर ही जो है ना बेचारे हलाक हो गए। इस वाक़ये की वीडियो वायरल हुई पड़ी है, यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है। इसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंत्री साहब का एक शानदार बेटा, जिन्होंने ये इस किस्म का कांड किया हुआ है, अपने दिमाग में वो शानदार है ना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त कर रहा हूँ, सबक सिखा रहा हूँ बीजेपी के विरोधियों को। इस साहब ने, निहत्थे किसान जा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीछे से उनको इनके काफिले ने कीड़े मकोड़े समझ के कुचलता हुआ ये बंदा आगे निकल गया है। मंत्री साहब का बेटा कीड़ा मकोड़ा समझ के इनको कुचलता हुआ आगे निकल गया है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझ के ऐसा महसूस हो रहा है, अगर आप वीडियो देखें ऐसा महसूस हो रहा है जानबूझ के, सामने गाड़ी के इतने सारे लोग हैं फिर भी गाड़ी चढ़ा दी गई है उनके ऊपर। अब ये खबर इंडियन मीडिया के अंदर जाहिर सी बात है नहीं हो रही, सवाए चंद जो अभी भी इंडिया के अंदर बड़े ज़बरदस्त लोग हैं मीडिया के अंदर, सवाए चंद एक ज़बरदस्त वो जो मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि शदीद प्रेशर के बावजूद भी सहाफ़त की अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, उनके अलावा बाकी सारी गोदी मीडिया पर क्या चल रहा है? शाहरुख खान के बेटे को 24 घंटे कवरेज दी जा रही है। उस गरीब के साथ भी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, हादसा हुआ है, उसको फंसाया जा रहा है। हुआ ये है कि इस शाहरुख खान के बेटे को एक क्रूज़ शिप पर एक दावत हो रही थी, उस पर स्पेशल इन्विटेशन देकर पहले बुलाते हैं, फिर वहाँ पर रेड होती है ड्रामे की तरह, और वहाँ उसको पकड़ा जाता है और इनके पास से कुछ भी बरामद नहीं होता, कोई ड्रग्स बेचारे के पास बरामद नहीं होते, फिर भी उसको जेल में डाल देते हैं। कहते हैं कि ये ना किसी से व्हाट्सएप पर ड्रग्स की बात कर रहा था, जो कि इंडिया के कानून के हिसाब से, यानी जब जुर्म हुआ ही नहीं है अभी तो पहले कैसे पकड़ रहे हैं आप? इसके बाद ड्रग्स थोड़ी दे, पकड़ के जेल में डाल दिया। उधर अडानी साहब
गुजरात के एक दोस्त हैं मोदी साहब के, इनके पोर्ट से 3000 किलोग्राम का ड्रग्स निकला है, वो कोई इशू नहीं है, उसको कवरेज नहीं मिल रही। शाहरुख खान का बेटा किसी से बात कर रहा है व्हाट्सएप पे, उस पर उसको पकड़ के जेल में डाला है। 24 घंटे यही चल रहा है। ये जो किसान बेचारे मारे गए हैं, इनकी खबर ही नहीं लगाई जा रही गोदी मीडिया के अंदर। लेकिन हमने कहा ना, आलमी मीडिया बड़ा गौर से देख रहा है, ख़ास तौर पर अमेरिकन मीडिया जो है ना, बड़ा गौर से देख रहा है इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को, क्योंकि दुनिया में आम हो चुका है। अब दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वहाँ पर एक कट्टर रिजीम आ चुकी है। आलमी मीडिया ने लखनपुर वाले वाक़े को खूब उठाया हुआ है। अल जज़ीरा से लेकर स्काई न्यूज़, DW, राइटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया में हर जगह इस जुल्म पे बात हो रही है, इसकी खबर लगी है। हालांकि चंद रोज़ कबल ही अमेरिका ने मोदी साहब को इतना बड़ा लेक्चर दे रखा था कि अपने ह्यूमन राइट्स के मामला सुधारें, आपकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है क्योंकि यू आर आवर अलाई। और उनको याद दिलाया गया था कि क्वाड में आप हमारे साथ हैं और हमसे हमारे लोग सवालात कर रहे हैं कि किस किस्म के लोग बिठा दिए आपने अपने साथ। इतना बड़ा लेक्चर उनको मिला है, लेकिन मोदी साहब के इंडिया वापस आते ही, यानी उसके आने के चंद रोज़ के बाद ही क्या हुआ है, उन्हीं की पार्टी के लोग ह्यूमन राइट्स की यानी धज्जियाँ बिखारते हुए नज़र आते हैं। बंदों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी, प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उन्हीं के पार्टी के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ये वो वजूहात हैं, ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अमेरिका आपको वाज़े तौर पर इंडिया से साइड लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अभी से नहीं हो रहे, सालों से ये चीज़ चल रही है। ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन वहाँ पर पहले तो कश्मीर का नाम आता था ना सिर्फ, लेकिन अब तो पूरा इंडिया इसकी लपेट में आ चुका है। पूरे इंडिया में दलितों के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियनों का अभी 2-3 रोज़ पहले की बात है, उन बेचारों का चर्च, कोई एक मॉब आया है, हिंदू इंतहा पसंद गुंडे आए हैं, चर्च को तोड़ के चले गए। अब ये हाल, ये रोज़ की कहानी हो गई है। तो इसी वजह से, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस की वजह से ही आप देख रहे हैं कि अमेरिका वाज़े तौर पर इंडिया से साइड लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब बाइडन सरकार के अंदर से ही, यानी उसकी गवर्नमेंट के अंदर से ही दबाव है कि हम तो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं भाई। तो जिंगजियांग पर जो केस बनाना चाह रहे हैं चीन के ख़िलाफ़ कि ये वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन कर रहे हैं, वहाँ पे हम किस मुंह से लेक्चर दें? ज़रा सी बात करते हैं वो हमें इंडिया याद दिलाता है और अफ़गानिस्तान याद दिलाता है कि आपने वहाँ पे क्या किया है। हमें तो दे रहे हैं लेक्चर, हमारे अंदर तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपने क्या किया है अफ़गानिस्तान में? आपने कितने बेगुनाह मारे? आपका मोदी दोस्त आपका कितने बंदों को वो रोज़ाना दबड़दूस कर रहा है? सीधा सीधा जवाब दे रहा है। एज अ रिज़ल्ट अब 2-3 चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिससे इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में दरार वाज़े तौर पर दिखने लगी है। नंबर 1, अमेरिका का अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जिसमें उसको कई साल लगने हैं, अगले 10-15 साल लगने हैं। कोल्ड वार स्टार्ट हो गई है ना। कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाले ऑब्जेक्टिव के हसूल के लिए इंडिया की चौधराहट में, इंडिया की लीडरशिप में बना हुआ क्वाड अलायंस, इसको अमेरिका ने धपड़दूस कर दिया और इसको साइड पे करके इन्होंने कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाले प्लान के अंदर इंडिया को आउट करके ऑक्स बना दिया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इंडिया का कोई रोल नहीं है। ओपनली कहा है उन्होंने। इंडिया के नुक्ता नज़र से अगर आप देखें ना, तो ये एक ह्यूज चीज़ हुई है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि उनको क्वाड को साइड पे करके ऑक्स बनाया गया। एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। अगर आप इंडिया की सिक्योरिटी के हलकों से पूछें ना, तो वो शदीद मायूस है इस बात पर। चीन के साथ इंडिया की जंग तय है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन तैयारी कर रहा है उसकी। इंडिया को इससे भिड़ने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए, क्योंकि जाहिर है अमेरिका भी कंटेनमेंट ऑफ चाइना चाहता है, इंडिया भी कंटेनमेंट ऑफ चाइना चाहता है। ऑब्जेक्टिव एक है, चीज़ें अलग अलग हैं। अमेरिका पानियों में चाहता है, साउथ चाइना सी में, इंडिया जो है वो ज़मीन पे चाहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो एक है, तो कुछ ना कुछ शक्ल निकल सकती थी। लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिसीज़ के कारण और बाइडन सरकार के लिए बीजेपी की मिसफिट होने के कारण अमेरिका ने अपना प्लान ही बदल दिया है। अच्छा, ये बात हम पहले इस प्रोग्राम में कर चुके हैं। जो लोग शुरू से ये प्रोग्राम देखते हैं उनको याद होगा कि हमने कहा था कि बीजेपी मिसफिट है, बीजेपी अमेरिका की पॉलिसीज़ में मिसफिट है। ये बात हम कई बार कर चुके हैं। इसीलिए आपने देखा कि क्वाड को ही उन्होंने ख़त्म करके ऑक्स निकाला है और इसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया। विच मीन्स अगर कल को चाइना और इंडिया की लड़ाई होती है तो इंडिया के पास कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसी आलमी इत्तेहादी ताकत बची नहीं है जो कि उसकी हेल्प करेगी आगे जाकर। अमेरिका एक अहम मुल्क था इस हवाले से, चाइना के साथ लड़ने के हवाले से इंडिया के लिए अहम मुल्क था, लेकिन वो भी अब साइड पे होने लगा है और वो ऑस्ट्रेलिया और यूके पे ज़्यादा रिलाई करने लगा है, इंडिया पे रिलाई नहीं करने लगा, क्योंकि ये लाइक माइंडेड है ना।
अमेरिका को ऐसा इंडिया चाहिए, सेक्युलर लिबरल इंडिया, वो इसके फ़ायदे का है, ताकि उसके मुल्क के अंदर से प्रेशर ना आए कि किस किस्म के लोग साथ में रख के बैठे हो। इंडिया के लिए प्रेशर आ रहा है तो उन्होंने इंडिया को मजबूर होकर साइड पे कर दिया है, क्वाड ख़त्म कर दिया है, ऑक्स बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया और यूके लाइक माइंडेड मुल्क हैं, उन्हीं के जैसे हैं, इनको साथ मिला के उन्होंने ये काम कर दिया चीन के ख़िलाफ़। रूस की जहाँ तक बात है तो इंडिया और रशिया के रिलेशंस दे आर ऑलरेडी डेड, पहले से ही वो मर चुके हैं। वहाँ पर आप देखें ना, चीन और रूस की कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। रूस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है और उसके ऑयल और गैस का सबसे बड़ा ख़रीदार चीन है। ऊपर से मोदी सरकार के मुकम्मल तौर पर ट्रंप के दौर में अमेरिका की तरफ टिल्ट होने के बाद इंडिया और रूस के ताल्लुकात डाउन ऐसे गए कि आज तक डाउन है। इसका प्रूफ हम आपको बता दें, आप अगर कहेंगे कि ये तो ऐसे ही है, प्रूफ बता देते हैं। आप देखें, लद्दाख में चीनी घुस गए और इंडिया गया था कहाँ पर, रूस के पास, याद है ना आपको, हेल्प लेने गए थे ना लास्ट ईयर। तो क्या हुआ, हेल्प मिली क्या? रूस ने कोई मदद नहीं की थी। रूस ने कहा था आपके आपसी मसाइल हैं इंडिया चाइना के, आप खुद ही हल करें, नहीं आया था बीच में। तो अब सिनारियो ये है कि चीन और पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात दिन ब दिन जंग की जाने बढ़ रहे हैं। लद्दाख और कश्मीर पर ये ताल्लुकात यानी ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। रूस की सपोर्ट इंडिया पहले ही खो चुका बीजेपी के आने के बाद। अब अमेरिका से भी इंडिया के ताल्लुकात खटाई में पड़ चुके हैं। क्वाड अमेरिकियों ने चाइना को ऑफ़र कर दिया है कि ये लें आप क्वाड, अपने पास रखें, हम जा रहे हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया के थ्रू कहलवाया ना चाइना से कि आप क्वाड के अंदर आ जाएं, और चाइना के अगर क्वाड के अंदर आ जाते हैं तो इंडिया की फिर क्या हैसियत बचती है? इंडिया तो गया, वहाँ से इंडिया आउट है क्वाड से, जिस फोरम पे उन्होंने रिलाय किया हुआ था। और जिस मुल्क पे रिलाय किया था रशिया, वो गया पहले, अमेरिका पे रिलाय किया, अब वो भी जा रहा है। और रीजन के अंदर तो पहले ही इंडिया आइसोलेटेड है। म्यांमार से लेकर अफ़गानिस्तान तक कोई सा मुल्क बता दें जहाँ पर चाइना से ज़्यादा असर रख रहा हो, कोई मुल्क बता दें आप। ले दे के भूटान है, लेकिन भूटान बिना सहमा बैठा हुआ है, ये हम आपको बता दें। भूटान इंडिया की साइड नहीं ले सकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके मुल्क का डायरेक्ट बॉर्डर लग रहा है चाइना के साथ। तो वो चाइना को कैसे कर सकते हैं नाराज़? एक हद से ज़्यादा नहीं नाराज़ कर सकते। म्यांमार से लेकर अफ़गानिस्तान तक आपको चाइना ही चाइना नज़र आता है हर मुल्क में। टफ डेज आर अहेड फॉर इंडिया। ये वही चीज़ है जो हम कहते आ रहे हैं ब्रॉडर व्यू के अंदर कि फाइनेंशियली इंडिया का डाउन होना, अब आप नोट करते जाएं बातें, फाइनेंशियली इंडिया का डाउन होना, इंडिया की जीडीपी गिरी है ना, मुसलसल गिर रही है, प्लस सप्लाई चेन के हवाले से इंडिया का चीन पे मुकम्मल तौर पर रिलाय करना। मतलब कभी भी चीन सप्लाई चेन रोक के इंडिया की इकोनॉमी को बुरी तरह से हिट कर सकता है ड्यूरिंग द वॉर। और फिर आप देखें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो रही है, मुकम्मल तौर पर रीजन से आउट हो चुके हैं, चाइना है वहाँ पर। और अब रूस और अमेरिका, इतने बड़े पावर्स का इंडिया से साइड लाइन होना, ये सब क्या इशारा कर रहा है? ये सब कुछ यही इशारा कर रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ होने जा रहा है, इंडिया की घेराबंदी हो रही है। फाइनल असॉल्ट से पहले तैयारियां हो रही हैं, एक बड़ा, एक भरपूर, अचानक सडन हमला होगा इंडिया के ऊपर। ये हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, सडनली होगा और कुछ ही घंटों के अंदर मैदान साफ हो जाएगा। ये जो जंग होने वाली है ना, कुछ ही घंटों की बात है, इसमें दिन भी नहीं लगने। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पे इंडिया के लिए हर तरह का माहौल ऐसा पैदा होने लगा है। और बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व की जो पॉलिसीज़ है ना, वो इस सब में मेन रोल प्ले कर रही हैं। एंटी इंडिया फोर्सेस की हेल्प करने में मेन रोल प्ले कर रही हैं यही पॉलिसीज़। ये पार्टियां अपनी जहालत में आकर, देखें, सेक्युलर फोर्सेस थी ना जब तक इंडिया के अंदर, इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन नहीं थी, और इसका फ़ायदा फिर भरपूर तरीके से उठाया है उन्होंने, इंडिया ने। देखें आप, अमेरिका भी करीब था उनके, लाइक माइंडेड मुल्क था ना, कि भाई जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की अच्छी कंडीशन है तो इधर भी अच्छी कंडीशन है इंडिया के अंदर। लेकिन वो एक तासुर ही ख़त्म हो गया है ना, वो तासुर, अब वो तासुर दुनिया में फैल गया है कि यार ये तो क्रिश्चियंस और मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए और सिखों के लिए तो बहुत ही एक बुरा मुल्क है। देखें, शुरुआत हुई मुसलमानों से, सारे चुप रहे, कश्मीर के अंदर और इंडियन मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ। फिर ये फिर के आ गए दलितों के ऊपर, NRC में दलित टारगेट हुए ना ज़्यादातर, दलितों के ऊपर हुआ, दलितों ने एहतजाज किए, फिर भी कोई ज़्यादा। फिर ये आ गए सिख किसानों के ऊपर, सिखों के ऊपर, अब ये क्रिश्चियंस के ऊपर भी डाइवर्ट होने जा रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी को नहीं छोड़ा हुआ। तो अपनी जहालत में बीजेपी आरएसएस की ये जो फोर्सेस हैं ना, हिंदुत्व पे बेस्ड जो फोर्सेस हैं, ये हेल्प कर रही हैं एंटी इंडिया फोर्सेस की।
मिलिटरली इंडिया हैज़ नो चांस अगेंस्ट चाइना, ये बात आप जहन में रखें। दे हैव नो चांस अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान ब्लॉक। और अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे है, हो क्या रहा है, आप खुद डिसाइड करें। अभी हम आपको कुछ फैक्ट्स फिगर्स बता रहे हैं, आप खुद देख लें। आपकी नज़र अगर पुराने जहाज़ों पे ना, वो MiG-21 पड़ा हुआ है, वो जनाब अभी ये छोड़ें इसको, इस पे जंग नहीं होने जा रही। देखिए असल जो चीज़ चाइना को एडवांसमेंट पे अभी डिले कर रही है ना, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर आने के लिए अभी जो चीज़ डिले कर रही है वो क्या है? दे वांट टू मेक श्योर कि नो सुपर पावर इज़ प्रोवाइडिंग इनफ हेल्प टू इंडिया। वो इस पे काम कर रहे हैं। इकोनॉमिकली उनको पता है कि वो एक दिन में धपड़धूस करेंगे, सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी, सप्लाई चेन इंडिया की बंद हो जाएगी, फैक्ट्रीज वहाँ पर बंद हो जाएंगी। वो इकोनॉमिकली गिरा सकते हैं, जब चाहें वो गिरा सकते हैं। इंडिया इस पे चाइना के मुकम्मल कंट्रोल में। इसके अलावा रूस पहले से ही अलग हो चुका है इंडिया से, और अब असल जहाँ से हेल्प आनी थी अमेरिका, वहाँ भी मामला गड़बड़ हो रहे हैं, डगमगा रही है कश्ती। वहाँ पर भी आप देखें ना, क्वाड से आउट, ऑक्स बन गया, वहाँ पे भी इंडिया की कश्ती डगमगा रही है, क्योंकि बीजेपी अमेरिका की कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली पॉलिसी में मिसफिट हो रहा है। हम शुरू से ही कह रहे हैं मिसफिट है ये पार्टी, ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी उनके लिए नहीं है, ये वेस्टर्न सोसाइटी इसको पसंद नहीं करती। आप समझे इस बात को। अगर आप समझ रहे हैं कि ये तो हिंदुत्व है, तो वो भाई नहीं पसंद कर रहे हैं, दे डोंट वांट दिस। ये उनके खिलाफ है, उनके ह्यूमन राइट्स के जो वैल्यूज़ हैं उनके खिलाफ है। उस पर वो चाइना को बड़ी एक ज़बरदस्त चोट पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनके अपने इत्तेहादी उनको कट ऑफ करते जाएंगे। जो भी मिसफिट होगा ना उसको कट ऑफ करते जाएंगे। यहाँ देखें ना इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। 1990 की टेक्नोलॉजी पे भरोसा है। इंडिया के अंदर जो मिलिट्री रिफॉर्म्स हो रहे हैं पुराने ज़माने के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो कि 1990 में होने चाहिए थे, अब वो हो रहे हैं। उसको जदीद बताया जा रहा है, वो जदीद नहीं है। इंडिया के जो वेपन्स हैं आप देखें, सवाए रफाइल टाइप चंद हथियारों के, बाकी सारे पुराने हैं। उधर क्या है जिससे आपका दुश्मन, जो आपका दुश्मन उधर क्या है, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर पे काम हो रहा है। कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। इंडिया की डिफेंस पॉलिसीज इस वक्त मोदी साहब के साथ मिलकर इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बना रहे हैं चाइना से लड़ने के लिए। थिएटर कमांड बनाई है उन्होंने। थिएटर कमांड ये होती है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को एक जगह मिक्स करके, मर्ज करके, कंबाइन करके इनका इम्पैक्ट दुश्मन पे डाला जाता है, और इन तीनों का एक ही कमांडर होता है। ये थिएटर कमांड ये बनाई जा रही है अपने बचाव के लिए। अलग अलग कमांडर जो होते हैं ना उनको ख़त्म करके ये एक फजूल किस्म का कॉन्सेप्ट है जो कि अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि चीन की जो वॉरफेयर है वो अलग है बिल्कुल। जनरल रावत साहब समझ नहीं रहे उनको, मोदी साहब समझ नहीं रहे उनको, ये उनके लेवल के ऊपर की चीज़ है। चीन की जो वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग तरह का है। वो बिल्कुल एक पता नहीं कहाँ से सोच रहे हैं वो। ये जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं ना मोदी साहब और बिपिन रावत, ये बिल्कुल फजूल किस्म के एक रिफॉर्म्स हैं। ये इनफ नहीं है चाइना को काउंटर करने के लिए। वहाँ आपका मुकाबला आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से नहीं है। आपकी सोच यहाँ तक है, वो इससे आगे सोच रहे हैं चाइनीज़ जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, साइबर पे काम कर रहे हैं, आउटर स्पेस को डोमिनेट करने पे काम कर रहे हैं। ये जो जंग होने जा रही है ना, यहाँ पर आउटर स्पेस का अहम रोल बनने वाला है। आसमानों से आगे, नीले आसमान से आगे का सोचें, खिला का, स्पेस का सोचें आप। अगर आप चाइना से लड़ने जा रहे हैं तो आपकी जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं ना, जिनसे पूरे मुल्क का कम्युनिकेशन का निज़ाम चल रहा है, ये सारी सैटेलाइट्स आउटर स्पेस में मोस्टली लोअर अर्थ ऑर्बिट में होती हैं। नाउ व्हेन आई से चाइना इज डोमिनेटिंग आउटर स्पेस, तो इसका क्या मतलब है? चाइना के हथियार आउटर स्पेस में डिप्लॉयड हैं, और उनके पास ये भी कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो ज़मीन से बैठ के आउटर स्पेस में मौजूद मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स, मसलन सैटेलाइट्स को भी वो हिट कर सकते हैं। एक ही झटके से वो आपकी इंटरनेट, आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके टीवी चैनल्स, आपके नेविगेशन सिस्टम्स, आपका बैंकिंग सिस्टम सब बंद कर सकते हैं। ज़रा सोचें उनकी क्या लेवल है। चले तबाह नहीं करते, वो इनको नहीं हिट करते, यहाँ से उनको जैम कर सकते हैं, उनको स्लो कर सकते हैं, उनको बंद कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको नाकारा कर सकते हैं। इस काम के लिए दो तरह के हथियार यूज़ होते हैं आज के ज़माने में। ये आज के ज़माने की जंगें हैं। इस तरह के काम करने के लिए चाइना के पास डायरेक्ट एनर्जी वाले वेपन्स भी हैं, काइनेटिक एनर्जी वाले वेपन्स भी हैं। अब ये मोदी साहब को और बिपिन रावत साहब को पता नहीं ये इल्म भी होगा या नहीं कि ये काइनेटिक एनर्जी के वेपन्स क्या होते हैं। ये वो वॉर डोमेन है जहां चीन अमेरिका से आगे पहुंचा हुआ है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट में स्पेस पॉलिसी के प्रिंसिपल डायरेक्टर थे जॉन हिल साहब। इन्होंने आज से 2 साल पहले एक सरप्राइज होकर कहा था
कि इट इज़ डिस्टर्बिंग थ्रेट टू सी समवन डेवलप दैट काइंड ऑफ अ कैपेबिलिटी। चाइना के लिए कह रहा है ये तो बहुत एक डिस्टर्ब करने वाली बात है, दिमाग को हिलाने वाली बात है कि किसी ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की कैपेबिलिटी प्रोड्यूस कर दी हुई है चाइनीज़ ने। यहाँ चीन का कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया के अंदर 1990 वाली जंग की तैयारी हो रही है, मोदी सरकार जो है ना उनके नेतृत्व में 90 की जंग की तैयारी हो रही है। देखें हमारा ये फाइल है तो वो है भाई, वहाँ स्टार वार मूवीज से भी आगे वाली सीन दुनिया को दिखाने जा रहा है चाइना कुछ ही अर्से के अंदर। आप भूल जाएंगे स्टार वार में, ओहो हम देखते हैं ना मीडिया में, ओहो क्या बात है स्टार वॉर्स में देखा वो फलां सीन। चाइना उससे आगे की चीज़ हो चुका है। उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इस पर की हुई है हालिया कुछ सालों के अंदर, तो उन्होंने बड़ा ही कमाल कर दिया है इस डोमेन में। ये वो वॉर डोमेन्स हैं, नई दमाने की जंगें हैं जहाँ पर चाइना का कोई मध्य मुकाबली नहीं है। अमेरिका भी इनसे पीछे है। और ऐसे में इंडिया मिलिट्री महाज पर कमज़ोर होने के साथ साथ अपनी इकोनॉमी भी डाउन कर रहा है, जो कि अचानक से कभी भी श्रिंक हो सकती है। एज आई सेड, सप्लाई चेन तो चाइना के पास है ना, और फिर रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स की हिमायत भी इंडिया आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा है हिंदुत्व के रोल के कारण। लिहाजा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर इंडिया को अपने कुछ बचत करवानी है तो ये जो हिंदुत्व की रिजीम है ना, ये सिर्फ आपको गाय याद दिलाएंगे, इसको देखो ये मसला है, बीफ खाना मसला है, मूछें नहीं रख सकता दलित ये मसला है, मुसलमान जो हैं उनको आप बिजनेस मत दें, आइसोलेट करें ये मसला है, इनको छोड़। ये इन्होंने इतने साल इंडिया को इसके पीछे लगा के रखा, और इस अरसे के दौरान इंडिया के राइवल्स जो हैं वो ये सब कुछ कर रहे थे। काइनेटिक एनर्जी वाले वेपन्स बना रहे थे, सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले वेपन्स बना रहे थे, जैम करने वाले वेपन्स बना रहे थे। और इधर क्या हो रहा था, मूछें बड़ी रखेगा दलित, मुसलमान से जो है ना वो बीफ मुसलमानों को नहीं खाने देंगे, मंदिर के अहाते के अंदर बीफ नहीं खाने देंगे, चिकन नहीं खाने देंगे, मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। यहाँ पे ये हो रहा था इंडिया में इतने सालों तक, और वहाँ आपका हरीफ जो था वो ये सब चीज़ें कर रहा था, वो फजूल किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था। लिहाजा अब भी वक्त है, इंडिया के अंदर एक टोटल रिवाइवल की ज़रूरत है, पॉलिटिकल रिवाइवल की ज़रूरत है। इंडिया को एक ऐसी सेक्युलर लिबरल फोर्स की ज़रूरत है जो कि इसकी डिफरेंट इकाइयों को एक कर सके। जब तक इंडिया के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहला काम यह है, इंटरनल स्टेबिलिटी क्रिएट करें, उसके बाद आप इंगेज्ड हो, अपने नेबर्स के साथ इंगेज्ड हो मीनिंगफुल चीज़ों पे। आप ये लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें छोड़ दें इनके साथ, इसमें इंडिया कहीं नहीं ठहरता। अगर इंडिया जाएगा भी इसके बावजूद बहुत बुरी तरीके से इंडिया की पिटाई होने जा रही है अगर जाएगा वहाँ पे तो लड़ाई करने के लिए। लिहाजा लड़ाई का वक्त नहीं है, इंडिया ऑप्शन खो चुका है, निगोसिएशन ही रास्ता है सिर्फ, अभी भी वक्त है अगर इंडिया के अंदर सेक्युलर फोर्सेस को दोबारा रिवाइव किया जाता है तो। लेकिन मसला ये है कि बीजेपी और आरएसएस की जो इंतहा पसंद आइडियोलॉजी है ना, वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई है इंडिया की गवर्नमेंट की मशीनरी के अंदर कि इनको यहाँ से निकालना, अगर ये काम किया जाता है तो इसमें बड़ी ही डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट होगी। ये आसानी से जाने वाले नहीं है, इसमें बड़ी ही डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट होगी। अब देखना ये है, देखें 2024 दूर है, अगर कोई ये समझ रहा है कि 2024 में वोट नहीं पड़ेगा ये होगा, वो बहुत दूर है। 2024 से पहले पहले बहुत कुछ होना है इंडिया के अंदर, बहुत कुछ होना है, और प्रोबेबली चाइना और इंडिया की जो फैसला कुन जंग है वो भी 2024 से पहले ही हो जाए, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है।